कल्पना कीजिए, एक बीमार युवक अपने बिस्तर पर लेटा है। शरीर कमजोर है, सांसें भारी है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। डॉक्टर कह चुके हैं कि समय बहुत कम है, फिर भी उसके हाथ में कागज और पेंसिल है। वो मृत्यु से लड़ नहीं रहा, वो संख्याओं से संवाद कर रहा है। वो ऐसे सूत्र लिख रहा है जिन्हें समझने में दुनिया को कई दशक लगने वाले हैं। और वो विश्वास से कहता है कि ये सूत्र उसे देवी नमगिरी स्वयं सपनों में दिखाई देते हैं। क्या ये अटूट आस्था थी, या असाधारण प्रतिभा, या फिर एक ऐसा दिमाग जो हमारी समझ से कहीं आगे था? आज की कहानी उसी युवक की है जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, और जिसका जीवन जितना तेज चमका उतनी ही जल्दी बुझ भी गया। लेकिन क्या सच में वो बुझ गया था, या उसकी रोशनी आज भी गणित की दुनिया को रास्ता दिखा रही है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी। यहां हम उन व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को तोड़ दिया। आज की कहानी केवल एक गणितज्ञ की जीवनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने गरीबी, असफलता और अकेलेपन के बीच अपने भीतर की आग को जीवित रखा। ये कहानी आपको रहस्य से उम्मीद तक और संघर्ष से समाधान तक लेकर जाएगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो इस कहानी में आपको अपना प्रतिबिंब जरूर दिखेगा। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के छोटे से शहर ईरोड में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता एक कपड़े की दुकान में काम करते थे और माता गहरी धार्मिक आस्था रखने वाली थी। बचपन कुंभकोणम में बीता, जहां इस बालक ने जल्दी ही दिखा दिया कि वो सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि 3 वर्ष की आयु तक उसने ठीक से बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन जैसे ही संख्याएं उसके सामने आई, मानो उसकी दुनिया खुल गई। स्कूल में गणित उसके लिए खेल जैसा था, पर बाकी विषयों में उसका मन नहीं लगता था। यही असंतुलन धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। क्या ये जुनून उसे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या यही उसे दुनिया से अलग कर देगा? आगे इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक असफल छात्र ने इंग्लैंड के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को ऐसा पत्र लिखा जिसने इतिहास बदल दिया। कैसे वो भारत से निकलकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहुंचा और वहां अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर दिया। कैसे उसे रॉयल सोसाइटी का सम्मान मिला, और फिर भी क्यों उसका जीवन 32 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया ने उसे उसके जीवन काल में सच में समझा, या उसकी असली पहचान उसके जाने के बाद सामने आई। अध्याय 1, वो किताब जिसने सब बदल दिया। कुंभकोणम की गलियों में एक दुबला सा किशोर तेज कदमों से चलता हुआ दिखता है। उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं, कोई कहानी की किताब नहीं, बल्कि एक मोटी सी गणित की पुस्तक है। घर में पैसे सीमित है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। ये बेचैनी सामान्य नहीं थी, ये खोज की बेचैनी थी। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन आसान नहीं था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण कुंभकोणम में हुआ, जहां उनके पिता के श्रीनिवास अयंगार एक कपड़े की दुकान में क्लर्क थे। घर की आय सीमित थी। माता कोमल तम्मल गहरी धार्मिक थी और मंदिर में भजन गाया करती थी। परिवार पर परंपरा और आस्था की छाप स्पष्ट थी। यही वातावरण आगे चलकर रामानुजन की सोच का आधार बना। स्कूल के दिनों में ही ये स्पष्ट हो गया था कि ये बालक साधारण नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में वो गणित के सवालों को केवल हल नहीं करता था, वो उनके पीछे छिपे पैटर्न को ढूंढता था। एक बार शिक्षक ने पूरी कक्षा से पूछा कि 0 को 0 से विभाजित करने पर क्या होगा। बाकी बच्चे चुप थे, लेकिन रामानुजन ने तुरंत सवाल को पलट दिया। उन्होंने पूछा, यदि कोई मात्रा नहीं है और उसे बराबर हिस्सों में बांटे तो परिणाम क्या अर्थ रखता है? यह केवल उत्तर नहीं था, यह सोचने का तरीका था। 13 वर्ष की आयु तक वो त्रिकोणमिति की उन्नत पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उन्होंने एस एल लोनी की त्रिकोणमिति पुस्तक स्वयं पढ़ी
और कठिन प्रमेयों को सिद्ध करने का प्रयास किया। उनके सहपाठी अभी मूलभूत गणित में उलझे थे और वो अनंत श्रेणियों और जटिल पहचानों पर विचार कर रहे थे। लेकिन असली मोड़ 16 वर्ष की आयु में आया। वर्ष 1903 के आसपास उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये पुस्तक G.S. कार ने लिखी थी। इसमें लगभग 5000 गणितीय परिणाम और सूत्र थे, परंतु उनके प्रमाण नहीं दिए गए थे। यहीं से सब बदल गया। रामानुजन ने इस पुस्तक को केवल पढ़ा नहीं, उसे आत्मसात कर लिया। हर सूत्र उनके लिए एक चुनौती बन गया। यदि प्रमाण नहीं दिया गया है तो मैं निकालूंगा, यदि परिणाम अधूरा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। वो घंटों नहीं, दिनों तक एक ही परिणाम पर काम करते रहते। कई बार वो भोजन करना भूल जाते। धीरे धीरे उनका ध्यान केवल गणित पर केंद्रित हो गया। स्कूल की पढ़ाई में अन्य विषय जैसे अंग्रेजी, इतिहास और संस्कृत पीछे छूटने लगे। उन्हें लगता था कि बाकी विषय समय की बर्बादी है। गणित ही सत्य है, गणित ही सौंदर्य है। पर यही एकांगी लगन उनके लिए संकट बन गई। उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में प्रवेश लिया और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी, क्योंकि गणित में उनका प्रदर्शन असाधारण था। लेकिन अन्य विषयों में रुचि न लेने के कारण वो परीक्षाओं में असफल हो गए। छात्रवृत्ति छिन गई। परिवार पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया। कल्पना कीजिए उस किशोर की मानसिक स्थिति। एक ओर भीतर उभरती प्रतिभा, दूसरी ओर सामाजिक असफलता का ठप्पा, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, पड़ोसियों की आलोचना और घर की चिंता। क्या वो गलत दिशा में जा रहे थे या दुनिया उनकी दिशा समझ नहीं पा रही थी? उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ढांचे पर आधारित थी, जहां अंकों और परीक्षा को ही सफलता का मापदंड माना जाता था। मौलिकता के लिए जगह बहुत कम थी। ऐसे वातावरण में एक स्वाध्यायी किशोर, जो बिना मार्गदर्शन के उच्च गणित में डूबा हुआ था, स्वाभाविक रूप से अलग दिखता था। रामानुजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग कॉपियां बनानी शुरू की, जिनमें वह अपने खोजे हुए परिणाम लिखते थे। ये वही नोटबुक्स थी जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हुई। पर उस समय ये केवल एक युवा मन की जिद थी। उनकी माता को विश्वास था कि उनके पुत्र को देवी नमगिरी का आशीर्वाद प्राप्त है। स्वयं रामानुजन भी कई बार कहते कि उन्हें समाधान सपनों में दिखाई देते हैं। ये आस्था केवल धार्मिक भाव नहीं थी, ये उनके आत्मविश्वास का स्रोत थी। जब पूरी दुनिया संदेह करती थी, तब उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन एक प्रश्न लगातार उनके जीवन में मंडराता रहा। क्या केवल प्रतिभा पर्याप्त है जब आपके पास डिग्री नहीं, स्थिर आय नहीं और सामाजिक स्वीकृति नहीं? ये वो चरण था जहां एक किताब ने उन्हें साधारण छात्र से अलग कर दिया। उसी किताब ने उन्हें नई ऊंचाइयों की ओर धकेला और उसी ने उन्हें पारंपरिक शिक्षा से दूर कर दिया। यही विरोधाभास उनकी कहानी का बीज है। एक तरफ अनंत संभावनाएं, दूसरी तरफ सीमित संसाधन, और इनके बीच खड़ा एक किशोर जो मान चुका था कि संख्याएं उससे बात करती हैं, लेकिन क्या दुनिया भी उसकी भाषा समझ पाएगी? अध्याय 2, भूख, तिरस्कार और जिद। एक युवा जिसके दिमाग में हजारों सूत्र घूम रहे हैं, लेकिन जेब में एक भी स्थिर आय नहीं। घर में चूल्हा जलता है, पर चिंता के धुएं के साथ। यही वो समय था जब श्रीनिवास रामानुजन की प्रतिभा और वास्तविक जीवन की कठोरता आमने सामने खड़ी थी। कॉलेज की असफलता के बाद उनका शैक्षणिक मार्ग लगभग रुक गया था। छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। पिता की आय सीमित थी और अब घर में ये सवाल खुलकर पूछा जाने लगा था कि केवल गणित से जीवन कैसे चलेगा। रामानुजन ने औपचारिक पढ़ाई लगभग छोड़ दी, लेकिन गणित नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कॉपियों में नए परिणाम लिखना जारी रखा। ये केवल अभ्यास नहीं थे, ये मौलिक खोजें थी। वो अनंत श्रेणियों,
विभाजनों और संख्याओं के जटिल संबंधों पर काम कर रहे थे। परंतु ये सब बिना किसी विश्वविद्यालय, बिना किसी मार्गदर्शक और बिना किसी आय के हो रहा था। इस दौर में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। वर्ष 1909 में उनका विवाह जानकी अम्मल से हुआ। उस समय वो किशोरी थी। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण समाज में कम आयु में विवाह सामान्य था। विवाह ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। अब वो केवल एक स्वप्नदर्शी युवक नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य और पति भी थे। लेकिन क्या विवाह ने उनके जीवन को स्थिर किया या जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ा दिया? आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार भोजन की कमी हो जाती थी। कहा जाता है कि वो मित्रों के घर जाते और वहां गणित पर चर्चा करते हुए भोजन कर लेते। कई बार उन्होंने भूखे दिन भी देखे। फिर भी उनके पास हमेशा एक नोटबुक होती। उनकी जिद अब स्पष्ट दिखने लगी थी। समाज कहता था नौकरी करो, रिश्तेदार सलाह देते थे कि व्यावहारिक बनो, पर वो अपने परिणामों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उन्होंने अपने कार्य को स्थानीय विद्वानों को दिखाने का प्रयास किया। कुंभकोणम और मद्रास के गणित प्रेमियों से संपर्क किया। कई लोग उनकी कॉपी देखकर चकित तो हुए, पर पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनके सूत्र बिना प्रमाण के लिखे होते थे। पारंपरिक गणित की दृष्टि से ये असामान्य था। कुछ ने उन्हें प्रतिभाशाली कहा, कुछ ने अव्यवस्थित, कुछ ने अविश्वसनीय। यही तिरस्कार भीतर चुभता था। इस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में डिग्री और औपचारिक प्रमाण को ही मान्यता मिलती थी। एक ऐसा युवक जिसके पास कोई डिग्री नहीं, केवल भरी हुई कॉपियां हैं, उसे गंभीरता से लेना आसान नहीं था। लेकिन रामानुजन का आत्मविश्वास केवल तर्क पर आधारित नहीं था। उनकी माता का विश्वास और उनकी अपनी आध्यात्मिक आस्था उन्हें संभाले हुए थी। वो मानते थे कि देवी नमगिरी उन्हें प्रेरणा देती है। ये विश्वास उन्हें मानसिक सहारा देता था, विशेषकर तब जब बाहरी दुनिया संदेह से भरी थी। वर्ष 1910 के आसपास उन्होंने मद्रास का रुख किया, इस आशा में कि वहां उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनके काम को समझ सके। ये कदम आसान नहीं था। आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक अनिश्चितता और भविष्य का धुंधलापन उनके साथ था। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से जुड़े थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहन दिया। बाद में इस नारायण अय्यर और अन्य विद्वानों ने भी सहायता की। धीरे धीरे उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिली। ये नौकरी उनके लिए जीवन रेखा जैसी थी। दिन में वो दफ्तर में खाते लिखते, रात में अनंत के साथ संवाद करते। कल्पना कीजिए उस युवा की स्थिति। दिन में संख्याएं व्यापार के खातों में सीमित और रात में वही संख्याएं अनंत रूपों में विस्तृत। भूख थी, तिरस्कार था, अस्वीकृति थी, लेकिन एक चीज अडिग थी, जिद। क्या ये जिद उन्हें दुनिया तक पहुंचाएगी या यही जिद उन्हें और गहरे अकेलेपन में धकेल देगी? ये वो समय था जब उनके भीतर का विश्वास और बाहरी दुनिया की कठोरता लगातार टकरा रहे थे। पर हर टकराव के बाद वो फिर अपनी नोटबुक खोलते, मानो कह रहे हों, यदि दुनिया मुझे नहीं समझती तो भी मैं संख्याओं को समझूंगा। यही भूख, यही तिरस्कार और यही जिद आगे चलकर इतिहास को बदलने वाली थी। अध्याय 3, मद्रास से इंग्लैंड तक। मद्रास की उमस भरी दोपहर। एक साधारण क्लर्क अपनी मेज पर झुका हुआ है। सामने बही खाते खुले हैं, पर उसकी आंखें संख्याओं के उस संसार में खोई हैं जो इन खातों से कहीं बड़ा है। दिन में वो वेतन के लिए काम करता है, रात में अनंत के लिए। यही वो समय था जब श्रीनिवास रामानुजन का जीवन निर्णायक मोड़ लेने वाला था। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली थी। ये नौकरी उन्हें एस नारायण अय्यर और सर फ्रांसिस स्प्रिंग जैसे अधिकारियों की सिफारिश से मिली। इन लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और समझा कि ये युवक केवल दफ्तर के लिए नहीं बना है,
फिर भी वास्तविकता ये थी कि घर चलाने के लिए नियमित आय जरूरी थी। दिन में कार्यालय, रात में गणित, यही दिनचर्या बन गई। पर उनके भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी। क्या उनकी खोजें केवल नोटबुक में कैद रह जाएंगी? क्या दुनिया कभी इन सूत्रों को देखेगी? उसी दौरान उनका संपर्क इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से कुछ विद्वानों से हुआ। उनके कुछ परिणाम समाज की पत्रिका में प्रकाशित भी हुए, लेकिन सीमित स्तर पर। उन्हें समझ में आ गया कि यदि उन्हें सही मंच चाहिए तो भारत से बाहर देखना होगा। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। 16 जनवरी 1913 रामानुजन ने एक लंबा पत्र लिखा। प्राप्तकर्ता थे इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जुड़े थे। उस पत्र में उन्होंने अपना परिचय बहुत विनम्रता से दिया। लिखा कि उनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, पर उन्होंने कुछ नए परिणाम खोजे हैं। और फिर लगभग 120 प्रमेय और सूत्र जोड़ दिए। इनमें अनंत श्रेणियां, विभाजन सिद्धांत और जटिल संख्यात्मक संबंध शामिल थे। कल्पना कीजिए उस क्षण को। एक अज्ञात भारतीय क्लर्क औपनिवेशिक शासन के अधीन देश से सीधे इंग्लैंड के शीर्ष गणितज्ञ को चुनौती भेज रहा है। ये साहस था या आत्मविश्वास? जब हार्डी ने पत्र देखा तो पहले उन्हें संदेह हुआ। ऐसे असामान्य परिणाम या तो प्रतिभा के होते हैं या भ्रम के। उन्होंने अपने सहयोगी J.E. लिटलवुड के साथ पूरी रात उन सूत्रों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये काम सामान्य नहीं है। कुछ परिणाम ऐसे थे जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुए थे। हार्डी ने बाद में स्वीकार किया कि वो चकित थे। उन्हें लगा कि ये युवक या तो अद्भुत प्रतिभाशाली है या पूरी तरह असंगत। लेकिन जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उतना स्पष्ट हुआ कि ये असाधारण दिमाग है। उन्होंने तुरंत उत्तर लिखा, रामानुजन से और विवरण मांगा, प्रमाण मांगे और उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। अब चुनौती दूसरी थी। मद्रास का एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार। समुद्र पार करना सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता था। परिवार में हिचकिचाहट थी। आर्थिक प्रश्न भी थे। यात्रा का खर्च, वहां रहने की व्यवस्था और अनिश्चित भविष्य। कहा जाता है कि उनकी माता को स्वप्न में देवी नमगिरी का संकेत मिला कि ये यात्रा शुभ होगी। ये विश्वास निर्णायक साबित हुआ। परिवार की सहमति मिली। मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें वित्तीय सहायता दी ताकि वो शोध के लिए इंग्लैंड जा सके। 17 मार्च 1914 को रामानुजन ने भारत से जहाज द्वारा प्रस्थान किया। ये केवल भौगोलिक यात्रा नहीं थी, ये सामाजिक सीमाओं को पार करने की यात्रा थी। एक ऐसे युवक की यात्रा जिसने औपचारिक शिक्षा में असफलता देखी थी, लेकिन अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर विश्व के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। जब जहाज आगे बढ़ रहा था, शायद उनके मन में अनेक प्रश्न थे। क्या इंग्लैंड उन्हें स्वीकार करेगा? क्या उनकी खोजों को समझा जाएगा? क्या वो स्वयं उस कठोर बौद्धिक वातावरण में टिक पाएंगे? लेकिन एक बात निश्चित थी। मद्रास के एक छोटे से कमरे में लिखे गए वे सूत्र अब विश्व मंच पर पहुंच चुके थे। ये अध्याय केवल एक पत्र की कहानी नहीं है, ये साहस की कहानी है। ये उस विश्वास की कहानी है कि यदि आपके पास सच्चा काम है तो सीमाएं टूट सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या ये साझेदारी इतिहास रचेगी या सांस्कृतिक दूरी और कठोर परिस्थितियां नई चुनौतियां लेकर आएंगी? मद्रास से इंग्लैंड तक की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 4, कैम्ब्रिज की ठंड। इंग्लैंड की ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई गुजरती है। मार्च 1914, एक दुबला सा भारतीय युवक जहाज से उतरता है। चारों तरफ अनजान लोग, अनजान भाषा का अलग उच्चारण और एक ऐसा मौसम जिसकी आदत उसे कभी नहीं रही। ये केवल भौगोलिक दूरी नहीं थी, ये जीवन के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। श्रीनिवास रामानुजन अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में थे, वही संस्थान जहां सदियों से गणित और विज्ञान के महान नाम जुड़े रहे थे। लेकिन इस ऐतिहासिक परिसर में कदम रखते ही
उन्हें दो विरोधी भावनाओं का अनुभव हुआ। एक ओर गर्व, दूसरी ओर गहरा अकेलापन। कैम्ब्रिज की बौद्धिक दुनिया कठोर थी। यहां गणित केवल परिणाम नहीं, प्रमाण और तर्क की शुद्धता से मापा जाता था। रामानुजन के पास अद्भुत परिणाम थे, लेकिन उनके प्रमाण अक्सर पारंपरिक शैली में नहीं होते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात फिर से जी.एच. हार्डी से गहराई में हुई। हार्डी पूर्ण तर्कवादी थे। उनके लिए हर कथन का ठोस प्रमाण आवश्यक था। शुरुआत में दोनों के बीच शैली का अंतर स्पष्ट था। रामानुजन सहज ज्ञान से निष्कर्ष तक पहुंच जाते थे। हार्डी क्रमबद्ध तर्क चाहते थे। ये टकराव नहीं था, बल्कि दो अलग परंपराओं का मिलन था। धीरे धीरे ये साझेदारी आधुनिक गणित के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय साझेदारियों में बदल गई। ट्रिनिटी कॉलेज के कमरों में देर रात तक चर्चा होती। कागजों पर सूत्र लिखे जाते। अनंत श्रेणियों और विभाजन सिद्धांत पर काम आगे बढ़ता। हार्डी और रामानुजन ने मिलकर विभाजन फलन के लिए जो असिम्प्टोटिक सूत्र विकसित किया, वो आगे चलकर हार्डी रामानुजन फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये संख्या सिद्धांत में एक मील का पत्थर था। लेकिन इसी समय दुनिया बदल रही थी। अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। कैम्ब्रिज का वातावरण भी युद्ध की छाया में आ गया। कई छात्र और विद्वान सेना में चले गए। संसाधनों की कमी होने लगी। भोजन सीमित हो गया। यहीं से संघर्ष का दूसरा आयाम शुरू हुआ। रामानुजन सख्त शाकाहारी थे। इंग्लैंड में उस समय शाकाहारी भोजन की व्यवस्था आसान नहीं थी। ठंडा मौसम, सीमित भोजन और युद्धकालीन कठिनाइयों ने उनके स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं खाना बनाने की कोशिश की, पर पोषण की कमी स्पष्ट होने लगी। कल्पना कीजिए, एक ओर दिमाग अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर काम कर रहा है, दूसरी ओर शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। फिर भी उपलब्धियां कम नहीं थी। वर्ष 1916 में उन्हें कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च की डिग्री दी गई, जो उनके शोध कार्य की औपचारिक मान्यता थी। ये उस युवक के लिए बड़ा क्षण था, जिसने औपचारिक शिक्षा में पहले असफलता देखी थी। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। इतनी कम आयु में यह सम्मान अत्यंत दुर्लभ था। वो ट्रिनिटी कॉलेज के भी फेलो बने। एक भारतीय, औपनिवेशिक भारत से आया युवक ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के केंद्र में सम्मानित हो रहा था। लेकिन सम्मान के पीछे छिपा था बढ़ता हुआ स्वास्थ्य संकट। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस समय उनके रोग का स्पष्ट निदान नहीं हो पाया। कुछ चिकित्सकों ने क्षय रोग की आशंका जताई, कुछ ने अन्य आंत संबंधी संक्रमण का संकेत दिया। आधुनिक शोध ये मानते हैं कि संभवतः उन्हें हेपेटिक अमीबियासिस था, जो उस समय ठीक से पहचाना नहीं गया था। बीमारी के बावजूद उनका काम रुका नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर भी वो कागज और पेंसिल मांगते। यहीं उन्होंने तथाकथित मॉक थीटा फंक्शंस पर काम शुरू किया, जो आगे चलकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ये दृश्य लगभग अविश्वसनीय है। बाहर युद्ध, भीतर बीमारी और बीच में एक युवक जो अनंत श्रेणियों पर विचार कर रहा है। कैम्ब्रिज की ठंड केवल मौसम की नहीं थी, ये सांस्कृतिक दूरी की भी थी। परिवार से दूर, अपनी पत्नी जानकी से दूर, परिचित वातावरण से दूर, वो अक्सर अकेलापन महसूस करते थे। फिर भी उनके और हार्डी के बीच बौद्धिक मित्रता गहरी होती गई। हार्डी ने बाद में स्वीकार किया कि रामानुजन की सहज प्रतिभा ने उन्हें भी प्रेरित किया। लेकिन एक प्रश्न लगातार मंडराता रहा, क्या ये अद्भुत साझेदारी उनके स्वास्थ्य की कीमत पर आगे बढ़ रही थी? 1919 आते आते उनका स्वास्थ्य इतना गिर चुका था कि डॉक्टरों ने उन्हें भारत लौटने की सलाह दी। कैम्ब्रिज ने उन्हें विश्व प्रसिद्धि दी, सम्मान दिया, वैज्ञानिक अमरता दी, पर क्या उसने उनके शरीर से बहुत बड़ी कीमत नहीं ले ली? ये अध्याय उपलब्धि और कमजोरी का संगम था। एक ओर गणित की ऊंचाई, दूसरी ओर जीवन की नाजुकता। कैम्ब्रिज की ठंड ने उन्हें विश्व मंच दिया, लेकिन उसी ठंड में उनकी सेहत धीरे धीरे पिघलती रही।
अब आगे क्या होगा? क्या भारत की गर्म धूप उन्हें जीवन वापस दे पाएगी, या ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है? अध्याय 5, सम्मान और बीमारी। कल्पना कीजिए वो क्षण। एक भारतीय युवक जिसने कभी औपचारिक डिग्री पूरी नहीं की, जिसे अपने ही देश में स्थायी नौकरी पाने में संघर्ष करना पड़ा, आज ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था में चुना जा रहा है। वर्ष 1918। प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। यूरोप थका हुआ था, संसाधन सीमित थे, और इसी बीच श्रीनिवास रामानुजन को एक ऐसा सम्मान मिला जिसने इतिहास में उनका नाम स्थायी कर दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। उस समय उनकी आयु केवल 30 वर्ष के आसपास थी। ये उपलब्धि साधारण नहीं थी। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता विज्ञान की दुनिया में सर्वोच्च मान्यताओं में गिनी जाती थी। एक औपनिवेशिक भारत से आया गणितज्ञ, वो भी बिना पारंपरिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के, इस सम्मान तक पहुंचा था। ये केवल व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये प्रतीक था कि मौलिक प्रतिभा सीमाओं से बड़ी होती है। लेकिन इसी समय उनके शरीर के भीतर एक और कहानी चल रही थी। उन्हें कई महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी। कमजोरी, लगातार बुखार, वजन में तेजी से गिरावट और मानसिक थकान। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दौर की चिकित्सा व्यवस्था सीमित थी। कुछ चिकित्सकों ने क्षय रोग की आशंका जताई, कुछ ने पोषण की कमी और संक्रमण की बात कही। आधुनिक शोध ये संकेत देते हैं कि संभवतः उन्हें यकृत से जुड़ा अमीबिक संक्रमण था, जिसे उस समय ठीक से पहचाना नहीं गया। ध्यान दीजिए इस विरोधाभास पर। एक ओर वैज्ञानिक सम्मान की ऊंचाई, दूसरी ओर शारीरिक गिरावट की गहराई। रॉयल सोसाइटी के बाद उसी वर्ष उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया। ये एक और बड़ी उपलब्धि थी। कैम्ब्रिज के शैक्षणिक ढांचे में ये मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब वो केवल एक आगंतुक नहीं थे, बल्कि संस्थान का हिस्सा थे। लेकिन क्या ये सम्मान उनके भीतर की पीड़ा को कम कर पाया? बीमारी के दौरान भी उनका मन गणित से अलग नहीं हुआ। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वो कागज मांगते, हार्डी को पत्र लिखते, अपने नए परिणामों के बारे में बताते। यही वो समय था जब उन्होंने उन रहस्यमय फलनों पर काम किया जिन्हें आज मॉक थीटा फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इन परिणामों को अपने पत्रों में साझा किया, परंतु उस समय गणित समुदाय उनकी गहराई पूरी तरह समझ नहीं पाया। दशकों बाद इन फलनों का महत्व सामने आया, विशेषकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संख्या सिद्धांत और गणितीय भौतिकी में। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसे पता है कि उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, फिर भी वो भविष्य की गणित लिख रहा है। उनकी मानसिक अवस्था जटिल थी। एक ओर सम्मान ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, दूसरी ओर अकेलापन और बीमारी ने उन्हें भीतर से थका दिया। वो परिवार से दूर थे, पत्नी जानकी भारत में थी। सांस्कृतिक दूरी और युद्धकालीन वातावरण ने सामाजिक संपर्क सीमित कर दिया था। फिर भी हार्डी और कुछ अन्य सहयोगियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हार्डी ने बाद में स्वीकार किया कि रामानुजन की सहज प्रतिभा ने उन्हें भी प्रभावित किया। उन्होंने उनके काम को व्यवस्थित रूप देने में सहायता की ताकि वो शैक्षणिक मानकों के अनुरूप प्रकाशित हो सके। लेकिन बीमारी लगातार बढ़ रही थी। उपचार के बावजूद सुधार स्थायी नहीं था। चिकित्सकों ने अंततः सलाह दी कि उन्हें भारत लौट जाना चाहिए, जहां जलवायु और भोजन उनके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं। ये निर्णय आसान नहीं था। एक ओर वो स्थान जहां उन्हें वैश्विक पहचान मिली, दूसरी ओर जीवन की रक्षा की आवश्यकता। वर्ष 1919 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ने का निर्णय लिया। सम्मान मिल चुका था, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका था, लेकिन समय सीमित था। ये अध्याय हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी जीवन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, पर उसी क्षण हमारी नाजुकता भी सामने आ जाती है। रामानुजन के लिए ये काल उपलब्धि और अस्थिरता का संगम था। एक हाथ में विश्व का सम्मान, दूसरे हाथ में अस्पताल की पर्ची।
अब प्रश्न ये था, क्या भारत की मिट्टी उन्हें फिर से जीवन दे पाएगी, या ये वापसी उनके अंतिम अध्याय की भूमिका बन चुकी थी। भारत वापसी मार्च 1919 में हुई। जब वो मद्रास पहुंचे तो परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन शरीर अब पहले जैसा नहीं था। वजन कम हो चुका था, ऊर्जा घट चुकी थी। फिर भी एक बात नहीं बदली थी, उनका दिमाग अब भी काम कर रहा था। भारत लौटने के बाद उन्होंने आराम नहीं चुना। बीमारी के बीच भी वो अपने नए गणितीय विचारों पर काम करते रहे। उन्होंने हार्डी को पत्र लिखा और अपने नवीनतम परिणाम भेजे। इन्हीं पत्रों में उन्होंने उन रहस्यमय फलनों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस कहा। ध्यान दीजिए, ये वो समय था जब उनका शरीर कमजोर था, पर मानसिक स्पष्टता अद्भुत थी। उन्होंने लिखा कि ये फलन पारंपरिक थीटा फंक्शंस जैसे व्यवहार करते हैं, पर पूरी तरह वैसा नहीं है। ये खोज इतनी गहरी थी कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक गणित समुदाय इसकी वास्तविक गहराई समझ नहीं पाया। लेकिन इस अध्याय का असली मोड़ केवल गणित नहीं था। ये वो समय था जब उन्हें पहली बार अपनी नश्वरता का एहसास स्पष्ट रूप से हुआ। बीमारी लंबी खिंच चुकी थी, उपचार सीमित थे, आधुनिक चिकित्सा सुविधा उस स्तर की नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने काम को व्यवस्थित करने की कोशिश की। अपनी नोटबुक्स को संभाला, परिणाम लिखे, मानो उन्हें आभास हो कि समय सीमित है। कल्पना कीजिए उस मानसिक स्थिति को। आप जानते हैं कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपके पास ऐसे विचार हैं जो आने वाले 100 वर्षों को बदल सकते हैं। उन्हें भारत में सम्मान मिला। लोग उन्हें असाधारण प्रतिभा के रूप में देखने लगे थे, लेकिन स्वास्थ्य तेजी से गिरता गया। 26 अप्रैल 1920, सिर्फ 32 वर्ष की आयु, श्रीनिवास रामानुजन का निधन हो गया। ये अंत अचानक नहीं था, पर फिर भी झकझोर देने वाला था। लेकिन यही है इस कहानी का असली ट्विस्ट। उनकी मृत्यु के बाद भी कहानी समाप्त नहीं हुई। उनकी नोटबुक्स जीवित रही। दशकों बाद गणितज्ञों ने पाया कि उनके अंतिम परिणाम, विशेषकर मॉक थीटा फंक्शंस, आधुनिक संख्या सिद्धांत और गणितीय भौतिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात उनका अंतिम वर्ष केवल बीमारी का वर्ष नहीं था, वो भविष्य की नींव रखने का वर्ष था। ये अध्याय हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है। कभी कभी जीवन का सबसे कमजोर क्षण ही सबसे शक्तिशाली विरासत छोड़ जाता है। रामानुजन का शरीर भले ही 32 वर्ष में रुक गया, लेकिन उनके अंतिम सूत्रों ने समय को पार कर लिया। और यहीं से कहानी एक नए अर्थ में प्रवेश करती है। क्या प्रतिभा शरीर की सीमाओं से बड़ी हो सकती है? रामानुजन की जिंदगी इस प्रश्न का मौन उत्तर बन गई। जानकी अम्मल अकेली रह गई, नोटबुकें पड़ी रहीं। दुनिया ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। ये साधारण दिमाग नहीं था। उनकी लॉस्ट नोटबुक दशकों बाद खोजी गई, और तब दुनिया ने जाना वो अपने समय से बहुत आगे थे। रेजोल्यूशन, आज रामानुजन का काम क्रिप्टोग्राफी, ब्लैक होल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और आधुनिक संख्या सिद्धांत में उपयोग हो रहा है। हार्डी ने कहा था, मैंने अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति को शुद्ध गणितीय प्रतिभा में आइंस्टीन के बराबर पाया, रामानुजन। वो चले गए, पर अनंत से उनका संवाद आज भी जारी है। आज हमने जाना, एक साधारण परिवार का बालक कैसे विश्व गणित का अमर नाम बना। संघर्ष था, अकेलापन था, बीमारी थी, पर संख्याओं के प्रति प्रेम अडिग था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे राउजिंग स्टोरी क्लब पर एक और प्रेरक कहानी के साथ।